हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जैसे लेखपाल, बीडीओ, पेट का एग्ज़ाम, टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी और वन रक्षक, साथ ही अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। उन सभी को मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हुआ है। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त कृत नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सी रचना है जो मैथिली सरल गुप्त ने नहीं लिखी है। जयद्रथ वृद्ध या यशोधरा, नील देवी, साकेत। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो मैथिली सरल गुप्त ने नहीं लिखी है। तो याद रखेंगे, आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, नील देवी। जो पुस्तक है इसकी रचना मैथिली सरल गुप्त ने नहीं किया है, बल्कि इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में भी आया है। सिंधी, बांग्ला, पंजाबी और नेपाली। फटाफट उत्तर देंगे, इनमें से कौन सा है जो आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और मैं आपको कल के क्लास में बता चुकी हूँ कि आपकी हिंदी, नेपाली और साथ ही आपका मराठी, ये 3 आपकी ऐसी भाषाएं हैं जो लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। आपको बताना है पुरस्कृत पुस्तक है जिसका नाम है हवा में हस्ताक्षर, इसके साहित्यकार का क्या नाम है। पहला ऑप्शन डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, दूसरा डॉक्टर रघुवंश, तीसरा मृदुला गर्ग और चौथा ऑप्शन है निर्मल वर्मा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपको बताना है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर साहित्यकार के रचनाकार कौन है। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जो हैं इन्होंने ही लिखा है हवा में हस्ताक्षर। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा बच्चा लोग। हवा में हस्ताक्षर पुस्तक डॉक्टर कैलाश नाथ वाजपेयी का है। इसके लिए इन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न आपके अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी और अन्य एग्ज़ाम्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मगही है, मेवाती है, कन्नौजी है और बघेली है। फटाफट देंगे उत्तर, क्या है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। और ये आपको बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है। आपका जो सही है वो है आपका मेवाती। मेवाती आपका अच्छा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आना चाहिए यहाँ पे, आती है, क्योंकि आपका मगही, कन्नौजी और बघेली ये आपके अन्य आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो कन्नौजी है ये आपका पश्चिमी हिंदी में आता है, और जो आपका मगही है ये आपके बघेली है ये पूर्वी हिंदी में आता है, और जो आपका मगही है ये आपका बिहारी हिंदी में आता है। यहाँ पे आपको बताना है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका जो मेवाती है ये हो जाएगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये सारे आते हैं। साथ ही पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी में आप लोगों को बता चुकी हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। मैं ये सारी चीज़ें कल के क्लास में भी आप लोगों को बताई थी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आसान प्रश्न। 12, 14, 16, 18। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी भाषा
किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है हिंदी भाषा का वर्णन? आपके सामने है ऑप्शन। नंबर 1 में है 15, नंबर 2 में है 17, नंबर 3 में है 16 और नंबर 4 में है 19। और इसका उत्तर तो प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। आप सभी को पता होगा कि संविधान के भाग 17 में आपके भाषा के बारे में उल्लेख दिया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? 5, 6, 7, 8। आपके सामने है 4 ऑप्शन और ये भी बहुत आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नो डाउट बच्चा लोग, आप सभी को पता होगा अनुसूची 8 में है भाषाओं का उल्लेख। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका 4। अब आप आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? यहाँ पे आपको अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है राजभाषा का उल्लेख। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है और इसका उत्तर निश्चित ही सभी बच्चों को पता होगा। पहले ऑप्शन में है 343 से 351, दूसरे ऑप्शन में है 343 से 350, तीसरे ऑप्शन में 342 से 351 और चौथे ऑप्शन में है 342 से 350। फटाफट देंगे उत्तर, क्या है जो सही हो जाएगा? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट देंगे उत्तर, बहुत आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पता होगा जो आपका व्याकरण है, इसी से हमारी वर्तनी, इसी से हमारी भाषा, इसी से शब्द वर्ण सबका निर्माण होता है और यही उसकी शुद्धता को जो है व्यवस्थित करता है या सही करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन हैं? आपके सामने है ऑप्शन। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सभी को इसका उत्तर देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा था? महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी? आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इसका उत्तर बच्चों को बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आपका मैथिली शरण जो गुप्त हैं, इन्हीं को महात्मा गांधी ने कहा है राष्ट्रीय कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पगडंडियों का जमाना निबंध किसने लिखा है? पगडंडियों का जमाना निबंध किसने लिखा? पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है विद्यानिवास मिश्र और चौथा है गुलाब राय। फटाफट उत्तर दीजिएगा, पगडंडियों का जमाना किसने लिखा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी निबंध रचना है? आपको बताना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसने लिखा है? गुलाब राय ने, विद्यानिवास मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हरिशंकर परसाई ने? ये एक प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। आपका जो सही है वो है विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसात्मक बोध के विविध रूप के निबंधकार कौन है? रसात्मक बोध के विविध रूप, ये निबंध किसने लिखा है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। फटाफट देंगे बच्चा लोग उत्तर, रसात्मक बोध के विविध रूप ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन है जो रस सूत्र के जनक हैं, और ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है भरत मुनि, दूसरा है अभिनव गुप्त, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है भट्टनायक।
और निश्चित ही इसमें तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि के पुस्तक का नाम कमेंट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पुस्तक का नाम बताइएगा भरत मुनि के, जिसमें उन्होंने रसों के बारे में वर्णन किया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पहले ऑप्शन में है 6, दूसरे ऑप्शन में है 7, तीसरे ऑप्शन में है 8 और चौथे ऑप्शन में है 9। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और आप सभी को मैंने बताया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। काव्य में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? काव्य में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6, 7, 8, 9। फटाफट उत्तर दीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है और काव्य में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आप सभी को पता होगा काव्य में रसों की संख्या 9 मानी जाती है, मैंने पढ़ाया है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। कौन सा रस है जिसको भरत मुनि रसों की संज्ञा नहीं देते हैं? आपको उसका नाम कमेंट करना है। कौन से रस को भरत मुनि रसों का मान्यता नहीं देते? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस या आपका वीर रस? फटाफट उत्तर देंगे। कौन सा रस है जो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है और जो भरत मुनि हैं वो शांत रस को रसों की संज्ञा नहीं देते। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? आपको बताना है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है महावीर प्रसाद। फटाफट देंगे उत्तर बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके लिए नया भी होगा तो याद रखिएगा। इसको लिखने वाले हैं नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी का ये निबंध है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? किसने कहा कि छायावाद प्रतिबिंबवाद है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद? फटाफट देंगे उत्तर। किसने कहा कि छायावाद प्रतिबिंबवाद है? तो ये है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? किस कवि ने लिखा है प्रेम चिंगारी? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने शेख नबी, दूसरा है जायसी, तीसरा नूर मोहम्मद और चौथा है नजफ़ अली। और ये आपके लिए काफ़ी आसान है, तो याद रखेंगे जो आपका सही है वो है नजफ़ अली। नजफ़ अली। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा से प्रवेश हुआ? कौन सी विधा से उन्होंने प्रवेश किया हुआ है? आलोचना, कविता, कहानी या उपन्यास? आपके सामने है 4 ऑप्शन, आपको बताना है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं? हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन हैं? तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद और नाभादास? फटाफट देंगे उत्तर। आपको बताना है हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत, तो याद रखेंगे स्वामी रामानंद को ही हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाता है। और याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में जो विधा है जिसके द्वारा प्रवेश हुआ वो है आलोचना। आलोचना विधा के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य में जो है प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त अक्षर है? इनमें से कौन सा है जो संयुक्त अक्षर है? ए में है, मतलब पहले ऑप्शन में है ए ऐ री, दूसरे ऑप्शन में है अ ओ ए, तीसरे ऑप्शन में है ए ऐ ओ औ और चौथे ऑप्शन में है आ ए ओ। फटाफट उत्तर देंगे, इनमें से कौन है जो संयुक्त स्वर हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है
वो है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ए है इसका निर्माण होता है अ प्लस ए, यानी कि ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिलकर के बनाते हैं आपका ए। और आपका जो ओ है इसमें आपका ह्रस्व आ प्लस आपका ह्रस्व उ ये मिलकर के बनाते हैं आपका जो है ओ। और आपका जो ए है इसमें आपका आ और ए आते हैं, यानी कि ह्रस्व आ प्लस आपका ए बराबर होता है आए। और आपका जो औ है इसमें अ और प्लस ओ, यानी कि ह्रस्व अ प्लस ओ मिलकर के आपका बनाते हैं औ। तो ये आपके चार जो हैं ये आपके संयुक्त स्वर हैं। याद रखिएगा ए ओ औ, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? पहला है खड़ी बोली, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है पश्चिमी हिंदी। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है मानक हिंदी का आधार क्या है। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? पैशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बताना है पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है। तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी हिंदी, सौर सैनी से आपकी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? किसने कहा कि साहित्य जनता की चित्र वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आया था। ये हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा साहित्य जनता की चित्र वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? आपको बताना है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है मर्यादा। भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग? आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है किस युग की पत्रिका है मर्यादा। याद रखिएगा ये द्विवेदी युग की पत्रिका है आपकी मर्यादा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ने पर सर्ग लगाया जाता है, किस भाषा में या किस बोली में ने पर सर्ग का प्रयोग लगाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या अवधी। बहुत आसान है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा में भी पूछा गया है, बीडीओ में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो आपकी खड़ी बोली है इसी में ने पर सर्ग लगाया जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? कौन से वो महापुरुष हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी भाषा का नाम भारतवर्ष के लिए सुझाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? फटाफट देंगे उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतवर्ष के लिए पहली बार हिंदी भाषा का नाम सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। सूरदास के गुरु कौन थे? ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ? फटाफट उत्तर देंगे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप जो है इसका निर्माण किसने किया था? 8 कवियों का संगठन बनाया था विट्ठलनाथ ने। और विट्ठलनाथ पुत्र हैं वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास और सूरदास को अष्टछाप का दिग्गज कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि अष्टछाप का दिग्गज कौन था? तो सूरदास थे। अष्टछाप को बनाया किसने था? ये बनाया था विट्ठलनाथ ने।
कबीरदास की भाषा कौन सी थी? फटाफट देंगे बच्चा लोग उत्तर कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा है, ये वीडियो एग्जाम में भी आया हुआ था। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, सदुक्कड़ी जो बोली है या भाषा है, ये है कबीरदास की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? कबीर की भक्ति का स्वरूप सगुण है, निर्गुण है, सूफी मतवादी है या वैष्णव मतवादी है? तो इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है, बिकॉज ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और सभी को पता भी होता है कि जो कबीर जी हैं ये निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, मूर्ति पूजा के, उपासना के ये विरोधी हैं। नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न, भारतीय संविधान कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारतीय संविधान की जो भाषा है कन्नड़ भाषा, इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, देव भाषा या भारतीय भाषा? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका उत्तर तो सभी बच्चे बहुत आसानी से दे सकते हैं और आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। यहाँ पे होना चाहिए था भारोपीय। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है आपका। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु ये सारे आपके कन्नड़ भाषा में ही आते हैं, आपके द्रविड़ में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली? मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी और ब्राचड़? तो इसका उत्तर तो बच्चों को पता चल चुका है, क्योंकि ये हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं और ये आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से आपकी खड़ी बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त हैं या आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं या श्रीधर पाठक हैं? आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है इसमें से कौन है जो कि आपके द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा आपकी मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, जय भारत के रचनाकार द्विवेदी युग में। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? इनमें से कौन सा उपदेश है जो कबीर ने नहीं दिया है समाज सुधार के अंतर्गत? पहला ऑप्शन मूर्ति पूजा का विरोध, दूसरा ऑप्शन जाति प्रथा का खंडन, तीसरा स्त्री पुरुष की समानता और चौथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है और आप सभी को पता है कि स्त्री पुरुष की समानता की बात ये नहीं करते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जाति प्रथा का, हिंदू मुस्लिम जो समाज में पाखंड है उसका ये खंडन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपको बताना है कि जायसी द्वारा निर्मित या जो रचित है पद्मावत ये क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है या समासोक्ति है या रूपक काव्य है? फटाफट उत्तर देंगे कि जो आपका पद्मावत है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है समासोक्ति, समासोक्ति है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत को उन्होंने किस भाषा में लिखा है आपको ये बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा भोजपुरी और आपका चौथा है खड़ी बोली। ये प्रश्न तो आपके पीसीएस वगैरह में भी आए हुए हैं, तो इसको फटाफट बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत, जो कि है एक समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताना है आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब क्या है जो सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक दिन बैठे बैठे यह बात मेरे ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले।
पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसाअल्लाह खां, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या मुंशी सदा सुखलाल। बताएं किसने ये स्टेटमेंट दिया है? एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी की छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। इस पंक्ति को कहने वाले हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है ये मुंशी इंसाअल्लाह खां का। निम्न में से कौन जीवनी है? इनमें से कौन सा है जो जीवनी है आपको बताना है। पहला अतीत के चलचित्र, दूसरा चिंतामणि, तीसरा आवारा मसीहा और चौथा है नीड़ का निर्माण। फिर फटाफट बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका आवारा मसीहा है जो कि एक जीवनी है, आवारा मसीहा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके सामने है ऑप्शन बिहारी, तुलसीदास, रत्नावली और हैं रामानंद। फटाफट देंगे उत्तर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन याद रखिएगा रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गबन, गोदान या इनमें से कोई नहीं। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो इसमें गलती नहीं करेंगे आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु ये आपका हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, रानी केतकी की कहानी। हिंदी साहित्य की पहली कहानी है आपकी रानी केतकी की कहानी। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इंदुमती सही हो जाएगा, जो कि कहीं कहीं आपको इंदुमती भी देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा की पहली समाचार पत्र बंगाली, उतंद मार्तंड, मराठी या केसरी। आप सभी को इसका उत्तर पता है, पढ़ा चुकी हूँ। उदंत मार्तंड है हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र, जिसको जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था 1826 में। अगर पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाली है, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था विलियम हिक्की के द्वारा। हिंदी साहित्य की पहली एकांकी, शानदार प्रश्न है। एक घूंट या रानी केतकी की कहानी या इंदुमती या सभी। हिंदी साहित्य की पहली एकांकी है आपका एक घूंट। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। नरसिंह जी का मायरा किसकी कृति है? बहुत शानदार प्रश्न। कबीरदास, तुलसीदास, मीरा या सूरदास। आयोग ने बहुत बार पूछा है। नरसिंह जी का मायरा लिखा है मीराबाई ने। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई का है। चिदंबरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसे मिला था चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन है जिन्हें मिला था चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न बिल्कुल सेलेक्टिव हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा तभी याद होगा, अन्यथा एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपने लाइक्स और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।